नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में, जिसका नाम है वोट ऑन अकाउंट, बजट से बैलेट तक। आज के इस शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले भारती जी है हमारे साथ। भारती इज़ अ फाउंडर ऑफ सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट्स। उनके बाद हमारे साथ है गौरव मशरूवाला जी। ही इज़ अ स्टॉलवर्ट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हम जानते हैं। 2-3 डेकेड्स से वो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और उन्होंने एक पुस्तिका जो योगिक वेल्थ लिखी है वो बहुत ही प्रचलित है। फिर हमारे साथ है वीरल भट्ट। वीरल जी ने मनी मंत्रा नाम की एक कंपनी फाउंड करी थी 2014 में, एंड वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करीबन 18 से 20 साल से है। एंड द लास्ट पैनलिस्ट दैट वी हैव हियर इन हाउस इज़ निशा संघवी। उन्होंने उनकी कंपनी प्रोमोर फिनटेक जो फाउंड की थी 2020 में, एंड उसके पहले से वो कई जगह फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, करीबन अगेन 2 डेकेड से। इसके अलावा हमारे साथ है केतन त्रिवेदी जी, जो चित्रलेखा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ही इज़ द चीफ एडिटर फॉर डिजिटल डिवीजन ऑफ द चित्रलेखा। वेलकम एवरीबॉडी। ये जो बजट है, बिकॉज ये चुनावी वर्ष है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि पिछले टाइम के जैसे शायद बहुत ही ज़्यादा फ्रीबीज वगैरह वो अनाउंस करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इतनी सारी छूट या सुविधाएं नहीं दी गई हैं। हालांकि बहुत कुछ उन्होंने कवर किया है, ओवरऑल डेवलपमेंट उन्होंने कवर करना चाहा है, ताकि 2047 में उनको भारत को एक डेवलप्ड नेशन की तरह, विकसित नेशन की तरह दर्शाना है। तो हम शुरू करते हैं, हमारे पैनलिस्ट से पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं गौरव जी को ये पूछना चाहूँगी कि हमारे देश की उन्नति के लिए टूरिज़्म बहुत ही मायने रखता है, राइट? बिकॉज टूरिज़्म से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं और इससे आमदनी भी जनरेट होती है लोकल लोगों के लिए। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो अनाउंस किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फोरम अगर एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही टूरिज्म इंडस्ट्री है। वो चाहते हैं कि छोटी छोटी जगहों में लोग जाए, वहाँ पे काम भी मिले। हमारा जो G20 का उद्देश्य था, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसकी भी एक तरह से कवरेज उन्होंने लिया है। टूरिज्म इज नॉट ओनली गुड फॉर कल्चरल एक्सचेंज बट इज ऑल्सो गुड फॉर इकोनॉमी। इसमें और एक एंगल भी उन्होंने लिया है, आत्मनिर्भर भारत। तो गवर्नमेंट के जितने भी मंत्र, तो शायद मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो भी फोकस्ड एरिया है, ये सभी टूरिज्म से अचीव हो जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे, उसकी कनेक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी और रोड, तो टूरिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावरमेंट, सबका साथ, सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे कोई भी पॉइंट्स उन्होंने नहीं छोड़े जो टूरिज्म में आएंगे। तो टूरिज्म अगर देखा जाए, तो अगर उसका प्रमोशन होता है तो ये सभी ऑटोमेटिक अंदर आ जाए। बिल्कुल, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया यहाँ पे। जो G20 का हमारा मोटो था, वसुधैव कुटुंबकम, जैसे आपने बताया, कल्चरल एक्सचेंज जो होता है, जिस वजह से पूरे विश्व में हम भारत की जो छवि दर्शाना चाहते हैं, वो टूरिज़्म के थ्रू हम दर्शा पाएंगे। एंड जो लोकल लोग हैं, लोकल आर्टिसंस हैं, उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, ताकि एट ग्रास रूट लेवल लोगों की तरक्की होगी, तभी जाके हमारा देश विकसित होगा। आगे चलते हुए हम जानना चाहेंगे, वीरल जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी कि बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इंडिया को प्रमोट करें, ओके, हम भारत को विकसित बनाएं,
तो उस वजह से उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिलीज़ की है उसके तहत वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कुछ करना चाहती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? शुक्रिया फोरम, ये शो पे आपने बुलाया। और देखिए, ऐसा कहते हैं कि इंटरिम बजट में हमेशा ये एक ट्रेलर जैसा होता है, और इंटरिम बजट के बाद जो मेन बजट आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत ही डिटेल्ड पॉइंटर्स हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर देश के सामने रखते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही था। यानी मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न के उत्तर दूं उसके पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि निर्मला सीतारामन को हमने 2.5 घंटे बोलते हुए सुना है। ऑल्दो ये इंटरिम बजट था, 1 घंटे की स्पीच थी, बट उन्होंने जो एक बेस बनाया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें थी, जैसे मैं जब सुन रहा था तभी डेवलप्ड नेशन के बारे में बात की, FDI का उन्होंने जो एक परिभाषा उन्होंने की, फर्स्ट डेवलप इंडिया, यानी एक ऐसा मौका यहाँ पे लोगों के सामने रखा कि हम दूसरे देशों के सामने हमारी जो छवि है, जो हर साल कहीं ना कहीं ऐसे बातों को लेकर बढ़ रही है, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया वो हो रहा है। और ये सब चीज़, ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे गौरव जी ने कहा कि एक तो पहले टूरिज़्म और इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर एजुकेशन, यानी ये कोई भी कंट्री का एक बेस होता है। अगर वहाँ पे हम क्वालिटी हम अगर देते हैं हमारे जो देश में रहने वाले लोगों को, तो वो एक बेंचमार्क सेट होता है बाहर के देशों के लिए भी। तो सिमिलरली आज के बजट में भी निर्मला जी ने ऐसे 2-3 चीज़ें बताई एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, जहाँ पे उन्होंने IIMs को की बारे में बात की, और जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने डेफिनेटली हमारे भारत देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो एक जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी चेंज करने का तो एक तय कर ही लिया है, और कुछ सालों में धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंटेशन होगा ही। वैसे ही ये सारी चीज़ों को लेकर फिर जहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाकर ना पढ़े और भारत में रहकर ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो मौका अपने भारत में ही रहकर मिले उनको, उसके ऊपर फोकस रहता है। और वो भी आज कुछ चीज़ें जो उन्होंने है वो हाईलाइट की। हाँ, और साथ ही साथ स्किल्ड लेबर के बारे में आपका क्या कहना है? स्किल्ड लेबर के लिए भी उन्होंने शायद कुछ अनाउंस किया था। स्किल लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक हमेशा बात रहती है कि ऐसे जो डेवलप्ड नेशन है, जब हम बात करते हैं US की और चाइना की, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग साइड पे और ओवरऑल प्रोग्रेस हुआ, वहाँ पे लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने ठाना और वो उसमें हासिल हुए। अभी भी बहुत करना काम बाकी है स्किल लेबर में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमारा जो लेबरर है वो बहुत ही खर्चीला है, यानी बहुत ही ज़्यादा पैसा डिमांड करता है अनस्किल लेवल पे भी और स्किल लेवल पे भी। तो डेफिनेटली अगर उनको यहाँ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, बाहर का पैसा अगर भारत में आता है, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उनको मिलेगी। एजुकेशन एंड टूरिज़्म के साथ अगर हमें किसी देश का विकास करना है तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। तो महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट की है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री की भी प्रधानमंत्री जी का भी यही प्रयास रहा है कि जब हम सबके साथ सबका विकास का मंत्र फॉलो करते हैं तो महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं छूटनी चाहिए। तो निशा जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट, जो आजकल ये टर्म बहुत ही प्रचलित है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फोरम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जो हम ये बजट की डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कोई थोड़े पॉइंटर्स ऐसे डिस्कस हुए थे, जैसे उन्होंने कहा कि फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 उन्हें सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स दिए जाएंगे। दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग। सो हम फ्यूचर जनरेशन को पहले से ही फिट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि थ्रू डिफरेंट एम्पावरमेंट स्कीम्स, जो एक ऑब्जर्वेशन ये भी आया था कि 28% हायर परसेंटेज रजिस्टर हुआ है फॉर हायर स्टडीज़ इन गर्ल्स। तो ये एक अच्छी बात है कि लड़की पढ़ रही है। मतलब लोग अभी वो ऐसा ज़माने से हम बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर लड़की को पढ़ाया नहीं जा रहा था। सो 28% हायर रजिस्ट्रेशंस ऑन हायर एजुकेशन, दैट इज़ समथिंग विच वॉज एस्टॉनिशिंग एंड ग्रैब्ड माई अटेंशन। और उसके आगे हम अगर बात करें तो उन्होंने मैटरनल एंड चाइल्ड केयर
इस पे भी उन्होंने फोकस करा है कि सारे जो आंगन दीदी है और जो सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी जो मेडिसिन जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट है उसमें कवर करेंगे. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अगेन वेरी एनकरेजिंग दैट अगर एक लेडी घर के बाहर जाके काम कर रही है तो उसे पैसों के अलावा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं जिससे वो और आगे अच्छे से काम कर सकती है. ओके, सो बिल्कुल सही बात आपने बताई. विमेन एम्पावरमेंट जब आता है, आपने लड़की सीख रही है और प्रगति कर रही है, तो हम महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं, मुलगी शिकली प्रगति झाली, राइट. तो उसी इंटेंशन से बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं. इसका अगर हम लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखें तो ओवरऑल इंडस्ट्री या ओवरऑल देश को भी इसका फाइनेंशियली बहुत अच्छे से फ़ायदा हो सकता है. बिकॉज जब लड़कियां पढ़ती हैं, एंड थोड़ा बायस निकाल दे अगर हम, जब फ्यूचर पीढ़ी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली विकास होगा ही. सो फोरम एक ऑब्जर्वेशन बहुत मतलब मेरे नज़र में आया कि इस बार जो भी उन्होंने बजट में उनके क्या अचीवमेंट्स और जो फॉरवर्ड लुकिंग उन्होंने ये की है कि हम ये करना चाहते हैं थ्रू पॉलिसीज़, ये बहुत ही एम्बिशियस लग रहे हैं कि जहाँ पर ये हम कर सकते हैं और ये इंडिया के अंदर पॉसिबल है. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के दैट ओके हम फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे हैं और हम कर पाएंगे और ये करेंगे. सो दैट 2047 का जो अमृत काल वाला जो हम टारगेट कर रहे हैं कि ये जो काल है वो हम पूरा अचीव कर सके ऑन डेवलप्ड कंट्री, बीइंग इंडिया बीइंग बेस्ट एट 2047. वाओ, दैट इज़ सो गुड. तो अब हम चलते हैं हमारे पैनलिस्ट भारती जी की ओर. जैसे निशा ने बताया विमेन एम्पावरमेंट, उसी को थोड़ा हम आगे अगर ले जाएं तो ये लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट निर्मला जी ने बताया आज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक जब एन सीताराम जी ने अपनी स्पीच शुरू की थी तो उन्होंने बहुत क्लियरली एक पॉइंट बोला था कि महिलाएं पिलर्स है, दे आर द वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, राइट. एंड उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे मेजर्स रखे और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में कैसे बहुत सारे अभी वुमेन इंक्लूड हुए हैं. I think one of the very good examples is here in our panel itself today, where 3 of us are women, and I think that's a great step towards growth in that. I would want to interrupt. Even the one who is recording and supporting, and we will try and get them on the screen. Janvi and Raji, they are also women. So, leaving aside Ketan by me and Viral, there is a women majority and we are proud of that. Yes, so that's what I think our finance minister हमको कहना चाह रहे थे कि अभी तक 2 करोड़ वुमेन है जो जिनको आगे लाया गया है, सिखाया गया है, उनका ग्रोथ हुआ है, and they have put in a lot of effort and come forward and started earning some money, and वो टारगेट है कि अब वो 2 करोड़ से 3 करोड़ टारगेट पहुंचना चाहते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ great step towards not only building for the women but because वो वैसे हो जाता है कि अगर women सीख रही है या आगे बढ़ रही है तो पूरा फैमिली, उनका पूरा गांव और साथ ही साथ हमारा पूरा नेशन आगे बढ़ेगा. सो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास is something that will get built in लखपति दीदी's initiative. तो अब हम जाएंगे हमारे डिजिटली जो हमारे साथ कनेक्टेड है ऑनलाइन जो पैनलिस्ट है केतन जी की तरफ. केतन जी, आप एक डिफरेंट ख्यालात रखते हैं. आप जर्नलिस्ट हैं, आपका होराइजन बहुत ज़्यादा है. करंट अफेयर्स लीजिए या सोशल एक्टिविटीज़ लीजिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लीजिए, तो आपकी क्या राय है इस बजट में? ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं थैंक यू फोरम फॉर हैविंग मी इन दिस डिस्कशन. मुझे लगता है कि जिस तरह से अंतरिम बजट, इंटरिम बजट, जिस तरह से इस बजट को कहा गया है वो एक तरह से इंटरिम होने के बावजूद भी इंटरिम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सिनेरियो यदि हम पूरी कंट्री का देखें तो इट इज ऑलमोस्ट तय लगता है कि नरेंद्र मोदी
तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो वही सरकार का जो ये विजन है जो इसने इस इंटरिम बजट में रखा है, वो ऑलमोस्ट इसी बुनियाद से आगे बढ़ेगा। ऐसा हम जुलाई में आने वाले जब नई सरकार बनेगी और फुल फ्लेज बजट पेश करेगी, तो यही जो सब चीजें हैं, जो फाउंडेशन रखा है वही आगे बढ़ेगी, ऐसी एक उम्मीद देश के लोग अभी रख सकते हैं। दिस इज द बेसिक। मुझे लगता है कि तीन तीन चीजों से इस बजट को देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि महिलाओं को काफी, जिसकी हम डिस्कशन कर रही थी हमारी एस्टीम पैनलिस्ट, कि महिलाओं पे काफी फोकस किया है। आप देखो कि 7%, 7% जो आवास है पीएम आवास योजनाओं में, वो महिलाओं को दिए जाने वाले हैं। लखपति दीदी की बात हुई है। और आयुष्मान भारत का जो हेल्थ कवर है उसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल किया जाएगा। तो यदि पॉलिटिकली भी इस नजरिए से आप इस चीज को देखते हो, तो जाहिर है कि महिला मतदार को काफी टारगेट किया है इस बजट के जरिए, और महिला मतदारों को अपनी ओर खींचने के लिए ये बहुत ही और कोई भी रूलिंग पार्टी वो बजट में कोशिश करेगी। इस तरीके से निर्मला जी ने महिलाओं को आकर्षित करने का और महिला मतदारों को लुभाने का एक प्रयास किया है। दूसरी महत्व की जो मैंने ऑब्जर्व की है इस बजट में, वो है कि जो इस सरकार का पूरा फोकस है रेन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनवायरनमेंट, उस पर है। क्योंकि 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को फ्री बिजली का वादा किया है, तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसको काफी बढ़ावा देने का एक लक्ष्य इसमें दिखाई देता है। और एट द सेम टाइम ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित किया गया है, और ई बस की संख्या बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो आइदर ये सोलर एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवी हो, उद्देश्य एक ही है कि वी आर मूविंग मोर क्लोजर टुवर्ड्स क्लीन एनवायरनमेंट। यही दिशा में जाने का एक प्रयास है, या एनर्जी प्रोडक्शन की बात हो या व्हीकल की बात हो। तो दूसरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक जो कदम है वो टुवर्ड्स क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी, उस तरफ जिस दिशा से हम बात कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी की, उस पर काफी जोर दिया है। महिलाओं के लिए तो कुछ है ही है। मुझे एक लगता है कि टैक्स स्ट्रक्चर में जिसकी मतलब ज्यादातर सैलराइड क्लास जो जिसकी इंतजार करता है कि सबसे पहली नजर होती है कि टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किया है या नहीं, मुझे लगता है कि जो 7 लाख की जो मर्यादा है उसमें या और कोई टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव नहीं किया है, एज इट इज रखा है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जुलाई में जब फिर से नया फुल बजट होगा तब शायद वो कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि वहां तब क्या सर्कमस्टेंसेस है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे पॉलिटिकली कोई डिसएडवांटेज सरकार को होगा कि जो टैक्स पेयर है, मिडिल क्लास है, वो ज्यादातर प्रो बीजेपी है, प्रो मोदी है। तो इनसे कोई ऐसी बड़ी नाराजगी या बड़ा मतलब ये मतदार आपसे विमुख हो जाएगा, ऐसा कोई डर भी इस बजट में दिखाई नहीं देता है। इट सिम्स कि गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज रादर मोर कॉन्फिडेंट कि महिलाओं को आकर्षित किया जाए। हमारी जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है ही, जितनी महिलाएं ज्यादा जुड़ेगी उससे पॉलिटिकली गेन तो होगा ही होगा। तो आई वुड से दिस बजट इज क्वाइट बैलेंस्ड वन, नॉट इसको बहुत लुक्रेटिव या फ्री वाइब्स वाला बजट नहीं कहते, तो भी नथिंग बैड, मतलब कुछ ऐसा खराब भी नहीं दिखता है। इट्स द मोस्ट बैलेंस्ड बजट अभी के हालात में हम कह सकते हैं। धन्यवाद केतन जी, आपने बहुत ही अच्छे 2 पॉइंट्स रेज किए यहाँ पे। महिला एम्पावरमेंट के बारे में तो हम डिस्कशन कर ही रहे थे, साथ में आपने ये जो 2 पॉइंट्स रेज किए वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट
किसी भी देश की प्रगति के लिए अगर देश विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। एंड यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे या ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ नहीं देखेंगे, तो वो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लाइमेट चेंजेस, पोल्यूशन, ये सब से हम तो जूझ ही रहे हैं फ़िलहाल। तो ये गवर्नमेंट का जो प्रयास है कि क्लीन एनर्जी मिले, क्लीन एनवायरनमेंट मिले, फ्यूचर भी हमारे बच्चों का भी सुरक्षित हो, तो ये एक ज़रिया है उसके लिए। तो हम जानना चाहते हैं गौरव जी आपके पास से कि 2-3 साल पहले इन्होंने 2 रेजीम टैक्सेशन की इंट्रोड्यूस की थी, ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम। एंड आप हमेशा वोकल रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि नए रेजीम को कितने लोग ऑप्ट कर रहे हैं, उसका डेटा हमें चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा बात करना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि न्यू रेजीम या ओल्ड रेजीम। इंटेंशन तो सरकार का क्लियर है कि न्यू रेजीम की ओर जाए। इससे मेरे हिसाब से शायद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो जाए कि आने वाली पीढ़ी बचत कम करे, लेकिन शायद ही मेरा डर भी हो सकता है। हमें तो यही चाहिए कि बचत का दर भी मेंटेन हो और इकोनॉमी भी बढ़े। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को खुद को भी विश्वास नहीं। जब हम डिटेल में बजट देखते हैं तो जो स्मॉल सेविंग्स की बात आती है, वहाँ पर जो नंबर दिए गए थे, जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बात नहीं की, बट गवर्नमेंट itself is expecting lesser investment in small savings, which I am not very happy about, because अगर गवर्नमेंट खुद ही एक्सपेक्ट नहीं करती तो ये जो कम कर रही है, देखते आगे होता क्या है, फाइनल बजट में तो क्या होता है, लेकिन इसकी ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पे रेस किया है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि कम लोग निवेश करेंगे, तो वो शायद लॉन्ग टर्म में जाके देश के लिए जो हमारी सेविंग कल्चर जो है वो शायद ना भी रहे। ये जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच में नहीं कवर की। आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से पेज 41 या कहीं पे डिटेल नंबर दिखाए गए, और जो बजट एस्टिमेट है वहाँ पे ड्रॉप है। यस, ये हमने देखा कि ड्रॉप था। बट ऐसा है ना कि शायद इनको सिंप्लीफाई भी करना है और ईज़ ऑफ ऑपरेशंस जिसे हम कहते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ये सारा कुछ उन्हें धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है ताकि आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए टैक्स फाइलिंग वगैरह जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। तो भारती जी, इस इंटेंशन से सारा कुछ डेटा हमें एग्रीगेट करना है, या अगर हमें एक पॉइंट पे जानना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमारी है इनकम टैक्स फाइलिंग को लेके, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो इनकम टैक्स वेबसाइट पे एक फॉर्म 26 AS करके आता है, जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन कोलेट होके हमको मिल जाता है। एंड एक और फॉर्म है जो है फॉर्म 26 AIS, तो वहाँ पे अगर आप देखिए तो पूरा ही डिटेल्ड में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो पहले कैसे होता था, जब आपको इनकम टैक्स फाइल करनी होती थी तो बहुत ही सब कुछ कोलेट करके आपको देना होता था। कई बार ऐसा होता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम इंफॉर्मेशन छूट भी जाती थी। अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं और इतना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ गया है, थैंक्स टू द सिस्टम्स दैट वी आर बिल्डिंग अप, जहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन छूटने का बहुत कम चांसेस है।
और सारा कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्लाइंट्स की, तभी भी डेटा आने के लिए थोड़ा फॉलो अप करना पड़ता है क्लाइंट के साथ। वैसे ही जब हम टैक्स फाइलिंग करते थे, डेटा के लिए फॉलो अप करना पड़ता था। अब वो टैक्स फाइलिंग बहुत ही आसान हो गई है। पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में भी बताया, पहले द टर्न अराउंड टाइम वाज अराउंड 93 डेज, नाउ एंड टू एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन 10 डेज। सो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम 93 टू 10 डेज, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज सिस्टम्स में इतना ट्रांसपेरेंसी आ रहा है और डेटा इतना इजीली अवेलेबल है। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज के हमें रिफंड्स काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे अभी बिकॉज ऑफ दिस टर्न अराउंड। टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो आइए आगे चल के वीरल जी से ये पूछते हैं कि वन नेशन वन टैक्स ये क्या मायने रखता है? जैसे वन नेशन और वन टैक्स यानी बहुत सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट इनिशिएट करके वन के अंडर लाना चाहती है, और इसमें ही एक जो पॉलिसी है यानी जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी ये जो लास्ट 5 सालों में जो जीएसटी इवॉल्व हुआ है, और वन टैक्स पॉलिसी के अंडर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंप्लीफाइड की है उन्होंने, और टैक्सेशन जितने सारे क्लॉजेस थे, टैक्स को देने का जो परसेंटेज था उसको भी बार बार चेंज कर एक पर्टिकुलर परसेंटेज को डिफाइन कर देने की जो बात है वो काफी अच्छी तरीके से की है। आज की अगर हम देखें ना, जो एक स्पीच थी इंटरिम बजट की फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें मुझे ऐसी भी बहुत सारी झलक दिखाई दी कि नए भारत की, अभी जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो सब जो चीजें हैं ना वो उन्होंने एज अ अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश के सामने रखा कि हमने देन एंड नाउ, यानी पहले हमने हमारा देश में क्या क्या हुआ करता था, और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्रपोजल्स हमने रखे थे और जो इंप्लीमेंट किए उसके वजह से क्या फर्क पड़ा है। तो ये टैक्स सिस्टम में काफी अच्छी तरीके से फर्क पड़ा है। अगर हम देखें तो फेसलेस जो एक हमको कुछ फाइल करने के बाद दिक्कतें आती थी, जैसे हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये जो बात है उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट की ग्राउंड पे, कि जैसे ये टैक्स जो डेज कम किए, जैसे भारती ने कहा कि जो डेज कम कर दिए, जो फेसलेस अगर कोई भी क्वेरी आती है उसको सुलझाने के लिए जो आपको डायरेक्टली वो एक सिस्टम इन प्लेस किया, एआईएस लेकर प्री फिल्ड, जो आपको अगर टैक्स फाइलिंग भी करनी है तो प्री फिल्ड फॉर्म भी आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये गवर्नमेंट ने लास्ट 2-3 सालों में लिए हैं, और भी उसको और इवॉल्व कर वो आगे जाकर भी उसको और अच्छी तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली उन्हें सिंप्लीफाई करना है लोगों के लिए। तो अब हम जब टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं निशा जी के पास से कि जब सीतारमन जी ने जो स्पीच में बताया डेफिसिट के बारे में, फिस्कल डेफिसिट जो है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? फोरम फिस्कल डेफिसिट जो है वो करंटली है 5.8 पे, और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5.1 तक लेके आएंगे, एंड बाय द टाइम वी कम टू फाइनेंशियल ईयर 26-27 टारगेट है कि 4.85% जीडीपी हो जाना चाहिए फिस्कल डेफिसिट। दैट्स द थॉट। अगर ये हम अचीव कर पाते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी, द ओवरऑल शेप ऑफ द इकोनॉमी फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री रिमेन्स intact, and we are there for the next generation, passing away good things. Wow, so it's all a good budget that we have had today. निशा जी, मुझे वो एमनेस्टी स्कीम अच्छी नहीं, हाँ बिल्कुल, यस, दैट वाज वन पॉइंट जो है वो नहीं था। तो बेसिकली सीतारमन जी ने ऐसे अनाउंस किया था कि 2009-10 में यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपये, सॉरी 2009-10 में यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 थी एंड आप नहीं रिटर्न्स फाइल कर पाए थे, एंड 10 ऑनवर्ड्स टू 2015 10,000 की लाइबिलिटी तक को उन्होंने शायद वेव ऑफ कर दिया है। तो ये एमनेस्टी स्कीम्स जो दी है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली उनका इंटेंशन ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए, रिटर्न्स फाइल करें, मगर उन्हें टैक्स भरने से थोड़ी मुक्ति दी गई है। केतन भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जीडीपी का एक डेफिनेशन आज निर्मला जी ने बताया, विच इज़ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड परफॉर्मेंस। तो ये 3 चीज़ें लेके
गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ना चाह रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, तो इसके ऊपर आप कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे? उसने एक 3D भी दिखाया है आज निर्मला जी ने अपने स्पीच में। आपको पता है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी, राइट? तो जहां तक परफॉर्मेंस और उसका सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक जिस तरह से देश में डिजिटल इंडिया, डिजिटाइजेशन आगे बढ़ा है, ऑटोमेटिकली हर एक सेक्टर में, आइदर इट इज ए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, काम करने में जो एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और जो करप्शन का लेवल कुछ हद तक यदि कम हुआ है, तो दैट क्रेडिट समवॉट गोज टू डिजिटाइजेशन, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। इधर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जिस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स में डिजिटाइजेशन हुआ है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो उसका क्रेडिट वो भी जाता है। हमने देखा है कि कोविड में जिस तरह से टीकाकरण, वैक्सीनाइजेशन इतना फास्ट हुआ, क्रेडिट गोज टू आधार कार्ड एंड द स्पेशल ऐप डेवलप बाय द गवर्नमेंट, कि जिस तरह से ऐप डेवलप की और आधार से उनको जोड़ा गया हर एक का मोबाइल नंबर, तो इतना फास्ट वैक्सीनेशन हमने पिछले सालों में, दशकों में नहीं देखा, क्योंकि डिजिटाइजेशन नहीं था। तो वही चीजें जो परफॉर्मेंस की बात कर रही है महिला निर्मला सीतारामन जी की, जीडीपी में यदि परफॉर्मेंस का पी ले या गवर्नेंस का जी ले, तो उसमें एक डिजिटाइजेशन, जिस तरह से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में डिजिटल इंडिया के जरिए अलग अलग रिफॉर्म्स किए हैं, डिजिटल ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया है गवर्नेंस में, उसका एक फायदा नो डाउट आज 10 साल के बाद भारत को मिल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो ऑफ कोर्स हमारा जो टैलेंट है उसके जरिए भारत को आज मिल पा रहा है और मिलता ही रहेगा। और तीसरा, डेमोक्रेसी। आप दुनिया के हर एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी आज वर्ल्ड ओवर का देखो, वो कंपैरेटिवली आवर डेमोक्रेसी इज स्टिल स्ट्रांग, और एक मजबूत फाउंडेशन है हमारा डेमोक्रेसी का। तो उसका भी एक बेनिफिट वी आर, मतलब 75th रिपब्लिकन डे हमने सेलिब्रेट किया है। तो ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये सब चीजें उस तरह से जोड़ती है कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, उनको एक आगे बढ़ाने में, स्पीड अप करने में, एक्सेलरेट करने में। जब हम बात करें 1991 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसके फ्रूट्स आने में हमको 2 दशक लगे, क्योंकि हम पुरानी सिस्टम से धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। डिजिटली इतना इंट्रोड्यूस नहीं था, इंटरनेट नहीं आया था, उस वक्त पेनिट्रेशन नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें आज यदि कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट को, उनके फ्रूट्स तुरंत हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो स्पीड है बेनिफिट एंड यूजर तक, एंड बेनिफिशियरी तक जाने की जो स्पीड है, वो भी बढ़ी है। और उन सब का फायदा गवर्नमेंट की हर एक स्कीम में हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल केतन जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया है कि 3Ds जो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सीतारामन जी के जो जीडीपी का डेफिनेशन है वो है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। इस नोट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इंटरिम बजट हमें दिया गया है, ये तीनों एंगल को डेफिनेटली कवर करता है। गवर्नेंस कम्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डेवलपमेंट तो सबके साथ सबका विकास तो हम कर ही रहे हैं, एंड परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज कई सारी बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्टली जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें मिल रही है, सो ये तीनों चीज़ों को मिला के जब देश आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली एक विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे सारे पैनलिस्ट्स का, वो आज हमारे साथ जुड़े और इस इंटरिम बजट के ऊपर हमारे साथ चर्चा की।